हाँ देखो, आपके स्क्रीन पे एक पीडीएफ दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ लिखा हुआ इनकम अंडर द प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। देखो एक बात बताओ, आप अकाउंट्स का पीएल बनाना जानते हो, ट्रेडिंग बनाना जानते हो? हाँ या ना? अकाउंट्स का ट्रेडिंग पीएल बनाना जानते हो? जी सर। अकाउंट्स का ट्रेडिंग पीएल जब बनाते थे, पीएल में लास्ट में क्या निकलता था? अकाउंट का ट्रेडिंग पीएल जब बनाते थे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, वो तो अकाउंट्स के रूल के हिसाब से निकलता था ना। वो नेट प्रॉफिट अकाउंट्स के रूल के हिसाब से निकलता था। अब बात आता है कि सर अकाउंट्स और टैक्स में फर्क क्या होगा? कुछ एक लॉजिकल फर्क है अकाउंट्स और टैक्स में। अकाउंट्स का नेट प्रॉफिट थोड़ा अलग आता है और टैक्स का नेट प्रॉफिट थोड़ा अलग हो सकता है। और अल्टीमेटली जो नेट प्रॉफिट आपका एज पर टैक्स आएगा, आपको टैक्स तो उसी पे देना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट्स वाला नेट प्रॉफिट पे हम लोग टैक्स नहीं देते, हम लोग टैक्स देते हैं एज पर इनकम टैक्स जो नेट प्रॉफिट आएगा, इनकम फ्रॉम नेट बिजनेस में देते हैं। एज पर इनकम टैक्स जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उस पे दोगे। एज पर अकाउंट्स जो बिजनेस का नेट प्रॉफिट आता है उस पे टैक्स नहीं देते हम लोग टैक्स देते हैं एज पर इनकम टैक्स। मेरा फाइनल नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है, हम लोग उस पर फिर वो स्लैब लगाना, अगर कंपनी है तो डायरेक्ट 30% देना, अगर इंडिविजुअल या पार्टनरशिप बिजनेस है तो स्लैब लगाना, वो सब स्लैब लगा के फिर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है? तो अब सर ये अकाउंट्स का नेट प्रॉफिट और इनकम टैक्स का नेट प्रॉफिट में क्या क्या डिफरेंसेस है जो मेनली हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा? तो ये बात ना हम लोग सम्स करते करते सीखेंगे। पहले हम आपको बेसिक फॉर्मेट एक आइडिया दे रहे हैं और 4-5 जो मेजर डिफरेंस हैं उनका बात कर ले रहे हैं। बाद बाकी आइटम हम लोग सम्स करते करते सीखते हुए जाएंगे। तो देखो, सम चालू कहां से होगा? याद करो, आप लोग कैश फ्लो चैप्टर जब अकाउंट्स में करते थे, चालू होता था ना सम नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से सम चालू होता था, याद है? यस सर। और उसके बाद तुम ऑपरेटिंग आइटम, फाइनेंसिंग आइटम, इन्वेस्टिंग आइटम को एडजस्ट करते रहते थे। ऑपरेटिंग के बाद इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, वो एडजस्ट करते लास्ट रहते में थे। तीनों को सम अप कर देते थे। हाँ, हम यहाँ पे कैश फ्लो नहीं सीखने जा रहे, इसलिए हमको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का माथा लगाने का दरकार नहीं है। मेरा पॉइंट ये था कि ये उल्टा सम चलेगा, मतलब आपको नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स दे दिया गया। अब जो जो चेंजेस करना है वो करो और नेट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स निकाल के उस पर टैक्स कैलकुलेट करो। उल्टा चलना है। तो जो जो एक्सपेंडिचर इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है उनको क्या करोगे अगर उल्टा चलना है तो? उसको ऐड कर देगा सर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम अकाउंट्स में कई एक एक्सपेंडिचर है जो तुम डायरेक्टली माइनस करके नेट प्रॉफिट तक पहुंचे हो, लेकिन अब इनकम टैक्स बोल रहा है ये कई एक एक्सपेंडिचर जो हम अलाउ नहीं करेंगे आपको, हम इनका आपको एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे। तो जब इनकम टैक्स बोल रहा है कि हम इन एक्सपेंडिचर्स को आपका एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे, तो आप तो अकाउंट्स में जो नेट प्रॉफिट निकाले हो सब माइनस करते 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 पहुंचे हो। उल्टा जाना है। तो जो एक्सपेंडिचर इनकम टैक्स डिसअलाउ करेगा उनको क्या करेंगे? एड बैक। कुछ एक एक्सपेंडिचर ऐसा हो सकता है जो इनकम टैक्स अलाउ करे लेकिन अकाउंट्स अलाउ नहीं करता है, उनको क्या करेंगे? कुछ एक एक्सपेंडिचर हो सकता है जो इनकम टैक्स अलाउ करता है लेकिन अकाउंट्स अलाउ नहीं करेगा, तब क्या करेंगे उन एक्सपेंडिचर के साथ? यहां माइनस करेंगे, है ना? यहां माइनस करेंगे, हाँ या ना? यस सर। यानी जो एक्सपेंडिचर इनकम टैक्स अलाउ नहीं करता उनको ऐड बैक करो, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है एज पर अकाउंट्स। और जो जो एक्सपेंडिचर अकाउंट्स अलाउ नहीं करता, यानी अकाउंट्स में माइनस नहीं किए होंगे उसको, लेकिन इनकम टैक्स बोलता है माइनस कर लो, तो अब तुमको उसको माइनस करना पड़ेगा। वैसे ही कुछ एक इनकम ऐसा होता है ना बेटा, जो मेरा बिजनेस इनकम नहीं है, अदर इनकम है, लेकिन तुम जब पीएल बनाते हो तो सारा इनकम ऐड कर लेते हो ना नेट प्रॉफिट में। इंटरेस्ट रिसीव्ड, बोनस रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, सारा ही इनकम तुम ऐड करते हुए चलते हो ना नेट प्रॉफिट में। जीपी में सब ऐड करते हुए, सारा एक्सपेंडिचर माइनस करते हुए नेट प्रॉफिट पे पहुंचते हो ना। जब पीएल बनाते हो तो जीपी से स्टार्ट होता है सम, जीपी में कई एक इनकम को ऐड कर लेते हो, हाँ या ना?
हाँ सर। लेकिन वो इनकम इनकम Yes, टैक्स sir. बोलता है, वो इनकम टैक्स बोलता है वो तुम्हारा बिजनेस इनकम है ही नहीं। वो या तो सैलरी इनकम है, या कैपिटल गेन इनकम है, या अदर सोर्स इनकम है, मतलब दूसरे हेड का इनकम है। इस हेड का इनकम वो नहीं है। तो क्या करोगे अब उस गलती को सुधारने के लिए? उल्टा जा रहे हो, सोचो क्या करोगे। कुछ एक इनकम जो तुम ऑलरेडी ऐड कर लियो नेट प्रॉफिट में, लेकिन अब इनकम टैक्स बोल रहा है वो तुम्हारा बिजनेस इनकम नहीं है, माइनस उसको कर देंगे हटाओ। सर। यस, माइनस कर देंगे। तो ये लॉजिक पकड़ के हमको चलना है, उल्टा चलना है। देखो आप स्क्रीन पे देखो, आपको जो दिखाई दे रहा है नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखा हुआ है ना, पहला आइटम दिखाई दे रहा है ठीक से स्क्रीन? नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मयंक, प्रिया, प्रिया दिखाई दे रहे हैं? हाँ सर, दे रहा है। हाँ। तो Yes, देखो sir. उसके बाद ये लोग क्या किया, ऐड किया एक्सपेंडिचर स्पेसिफिकली डिसअलाउडेड बट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। मतलब तुमको जो एक्सपेंडिचर डिसअलाउड इनकम टैक्स कर रहा है, लेकिन तुम पीएल में डेबिट करके रखे, उनको क्या करोगे, ऐड बैक। देखो ये लोग भी वही लिखा। फिर बोला इनकम टैक्सेबल अंडर दिस हेड बट नॉट क्रेडिट। अच्छा, ऐसा भी कोई इनकम हो सकता है जो तुम्हारा इनकम टैक्स बोलता है ये तो बिजनेस इनकम है, लेकिन तुम उसको अकाउंट्स में बिजनेस इनकम मान के नहीं लिखे थे। अब उसको क्या करोगे, ऐड करोगे। तो जो इनकम तुम अकाउंट्स में नहीं लिखे, लेकिन तुमको इनकम टैक्स अलाउ कर रहा है कि उसको तुम बिजनेस इनकम मान लो, उसको ऐड करोगे। जो एक्सपेंडिचर तुमको अकाउंट डिसअलाउ करके रखा है, सॉरी इनकम टैक्स डिसअलाउ करके रखा है, लेकिन तुम अकाउंट्स में लिख लियो, उनको भी ऐड कर लो। अब लेस क्या करोगे, वो इनकम जो तुम्हारा बिजनेस इनकम नहीं है, लेकिन तुम उसको एज पर अकाउंट्स बिजनेस इनकम बोल के ऐड करके बैठे हो, बिजनेस के पीएल में उसको लिख के रखे हो, तो उनको क्या करोगे, माइनस। वैसे ही वो एक्सपेंडिचर जो तुमको इनकम टैक्स बोल रहा है कि भैया माइनस कर लो, लेकिन अकाउंट्स बोलता है भैया माइनस मत करो, तो तुम अभी उसको क्या करोगे, माइनस। तो ये सब करने के बाद तुम्हारा प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आ जाएगा। उस प्रॉफिट को फाइनल प्रॉफिट मानो और उस पर टैक्स कैलकुलेट करो, या उसको अपना टैक्सेबल इनकम मानो। यहां तक का बात क्लियर है? तो अब उन आइटम पे आए जो आपको इनकम टैक्स बोलता है कि एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे, या जो आपको इनकम टैक्स बोलता है एक्सपेंडिचर मानेंगे। अब उन आइटम का बात करते हैं। यहां तक क्लियर है? सिर्फ उल्टे ही तो जाना है ना सर। नॉर्मल लॉजिक बेटा, उल्टा जाना है। एक्सपेंडिचर डिसअलाउड ऐड बैक करना है, एक्सपेंडिचर अलाउड माइनस करना है। इनकम डिसअलाउड माइनस करना है, इनकम अलाउड ऐड बैक करना है। अगर कहीं ये शॉर्टकट सुनना चाहते हो तो ये सुन लो। इनकम डिसअलाउड माइनस करना है, इनकम अलाउड ऐड बैक करना है। एक्सपेंडिचर डिसअलाउड ऐड बैक करना है, एक्सपेंडिचर अलाउड माइनस करना है। ठीक है? जी सर, ठीक है ठीक। सर। अब आते हैं बेटा उन आइटम्स का बात करना चालू करते हैं एक एक करके। मेन फोकस एक्सपेंडिचर वाले आइटम पे ही करना है, बाद बाकी चीजें ठीक है। देखो जनरली जो हम ये आप ना देखते हो बड़ी बड़ी कंपनी का पॉलिटिकल रैलीज में वो बैनर वैनर लगा रहता है एडवर्टीजमेंट का, देखते हाँ हो ना? सर। बड़ी बड़ी जब रैलीज होती है किसी नेता और की, तो वहां पे बड़े बहुत सारे बिजनेस का एड लगा रहता है। क्या वो फ्री में एड लगाने देती है पॉलिटिकल पार्टीज अपने रैली में? नहीं सर, उसका पैसा लेती है। हम लोग उनको क्या देते हैं, डोनेशन, एक टाइप का पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन। ये बड़ी बड़ी कंपनियां पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देती है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ। हाँ अब सर, चंदा तो अब एक देती है। चीज सोचो, तुम अकाउंट जब बना रहे होगे तो तुम तो उसको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बोल के माइनस किए होगे, जी सर। लेकिन इनकम टैक्स क्या बोलता है, हम अलाउ नहीं करेंगे। तुम डोनेशन फोनेशन देते हो, पॉलिटिक्स चैरिटी डोनेशन में तुम जो भी खर्चा कर रहे हो, हम तुम्हारा बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे उसको। तुम बोल सकते हो सर ये तो बिजनेस के साथ गलत हो रहा है, एक्सपेंडिचर तो हुआ है। बेटा वो तुमको 80s में डिडक्शन लेने दे देगा। हम बोले ना वो एक चैप्टर और पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करके रखे हो वहाँ डिडक्शन क्लेम कर लो, वहाँ डिडक्शन लेने दे देगा, लेकिन यहाँ नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं मानने देगा उसको। गवर्नमेंट मान रहा है कि तुम पॉलिटिकल पार्टी को जो भी पैसा दे रहे हो वो एडवर्टीजमेंट नहीं है, वो एक टाइप का डोनेशन है। ठीक?
तो देखो पहला ही आइटम क्या पड़े, एडवर्टीजमेंट इन पॉलिटिकल पार्टी, एड बैक हो गया। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट आइटम पे गौर करते हैं। डेप्रिसिएशन ना अकाउंट्स में अलग परसेंटेज पे कैलकुलेट होता है और पीजीबीपी चैप्टर में सेक्शन 32 में अलग से कैलकुलेट होता है। मतलब डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का मेथड एज पर इनकम टैक्स और एज पर अकाउंट्स अलग अलग है। तो डिफरेंस फिगर आएगा कि नहीं आएगा? अगर दोनों आएगा सर। दोनों रूल आपको अलग अलग परसेंटेज पे और अलग अलग मेथड पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने बोले तो एज पर अकाउंट जो डेप्रिसिएशन का फिगर निकल कर आएगा और एज पर इनकम टैक्स जो डेप्रिसिएशन का फिगर निकल के आएगा, दोनों डिफरेंट होगा। 100% होना चाहिए सर क्योंकि इसमें दोनों में डिफरेंट मेथड का ही डिफरेंशिएशन है ना। मेथड भी प्लस रेट भी। रेट मेथड तो फिर भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है मयंक, रेट पूरा अलग है। कंपनीज एक्ट आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का पूरा अलग ही रेट देता है और इनकम टैक्स आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का रेट ही पूरा अलग देता है। तो बेटा अगर एक बोलेगा 10% और एक बोलेगा 12% तो डिफरेंस तो आएगा ना आंसर में। हाँ सर 2% का डिफरेंस आएगा। अकाउंट्स बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन 10% पे कैलकुलेट करो। मान लो 1 लाख का मशीन खरीदा हुआ है, 1 लाख का 10% 10,000 बोलोगे तो 10,000। लेकिन इनकम टैक्स बोलता है 15% कैलकुलेट करो तो 15,000। 15,000। तो डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर, क्यों नहीं। इनकम टैक्स कौन सा वाला डेप्रिसिएशन अलाउ करेगा तुमको, अकाउंट्स वाला कि इनकम टैक्स वाला? इनकम टैक्स वाला करेगा, अपना करेगा मेरे को। देखो मयंक, सेकंड आइटम एक्सपेंडिचर का एड बैक क्या किया, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और ठीक नीचे आगे देखो लास्ट आइटम डेप्रिसिएशन एज पर आईटी एक्ट माइनस करने दे दिया। मतलब ये बोलना चाहता है कि तुम जो नेट प्रॉफिट निकाले हो उसमें तो अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है, एज पर अकाउंट जो निकल के आया उसको तो एड बैक कर लो और आईटी वाला वे में जो निकल कर आया उसको माइनस कर लो। ठीक बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है, ये हर सब में रहेगा ही रहेगा। ठीक सर। और हम लोग ये सीखेंगे भी अगले क्लास में कि डिप्रिसिएशन का मेथड कैसे कैलकुलेट होता है, क्योंकि इस पे छोटा सम भी आता है कि डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताओ एज पर। सर ये तो नॉर्मल अकाउंट्स का डिप्रिसिएशन वाला सम हुआ ना। नहीं 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 नहीं, इनकम टैक्स तुमको क्या है, जनरल एंट्री थोड़ी ना पास करने बोलेगा, नॉर्मल अकाउंट्स का यहाँ पे बात ही नहीं है। तुम कौन सा वाला बोल रहे हो, जो एड बैक हो रहा है वो फिगर क्या मयंक? तुम कौन सा फिगर का बात कर रहे हो, जो एड बैक हुआ है वो फिगर बोल रहे हो क्या? हाँ वो तो वही तो बोल रहा है, अकाउंट्स वाला जो तुम्हारा डेप्रिसिएशन निकला है वो ऐड बैक कर दो, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर इनकम टैक्स बोलता है हम अलाउ नहीं करेंगे। और एकदम क्योंकि वो जब वो एक्सपेंडिचर ही नहीं मानेगा तो हम उसको टैक्स क्यों देंगे? नहीं, एक्सपेंडिचर टैक्स नहीं दे बेटा, एक्सपेंडिचर टैक्स को कम करता है, खर्चा टैक्स कम करेगा ना। हाँ। तो यहाँ तुम इतना उस पर मत सोचो, एक बार तुम ये सिंपली सोचो कि तुमको इनकम टैक्स बोल रहा है तुम्हारा जो अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन का फिगर आया है हम वो नहीं मानेंगे, मेरा अलग तरीका है, मेरा अलग रेट है, मेरा अलग मेथड है, उस पर कैलकुलेट करो। तो तुम क्या करोगे, ये जो नेट प्रॉफिट ऊपर लिखे हो सबसे पहला आइटम वो तो एज पर इनकम टैक्स एज पर अकाउंट्स लिखे हो ना, तो इनकम टैक्स अकाउंट्स वाला डेप्रिसिएशन को तुम एक बार ऐड बैक कर दो और बाद में नीचे में एज पर आईटी एक्ट जो डेप्रिसिएशन आएगा वो माइनस कर दो। तो हम लोग दो आइटम का बात कर लिए अब तक। तुम पॉलिटिकल पार्टी को एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा दे रहे हो, इनकम टैक्स बोलता है ऐड बैक कर लो। तुम्हारा डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स अलग आया है, इनकम टैक्स बोलता है ऐड बैक कर लो, और हम लोगों के हिसाब से जो है वो माइनस कर लो। यहाँ तक क्लियर है? मैं प्रिया यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। चलो अब एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट आइटम का बात करते हैं, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट। बेड डेप्ट का बात नहीं की हम, बेड डेप्ट तुमको इनकम टैक्स भी अलाउ करता है, अकाउंट्स भी अलाउ करता है माइनस करने के लिए एज एन एक्सपेंडिचर। आप पीबीडीडी का बात किए सर। हम पीबीडीडी का बात किए। इनकम टैक्स बोलता है एक्चुअली में क्या बेड डेप्ट हो गया है क्या, तुम जो प्रोविजन बना के बैठे हो? नहीं सर, हम तो फ्यूचर लॉस के लिए बनाए हैं। हाँ, तुमको अकाउंट्स तो प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट माइनस करने देता है पीएल में। हाँ डेटर से देता है ना सर। नहीं, पीएल में भी एज एन एक्सपेंडिचर लिखने देता है ना, डेबिट साइड में पीएल। हाँ। लेकिन इनकम टैक्स बोल रहा है कि अभी तक लॉस हुआ ही नहीं, तुम उसको लॉस मान के टैक्स कम कैसे करने का कोशिश कर रहे हो? इनकम टैक्स क्या बोल रहा है कि अभी तक तो ये लॉस हुआ तो नहीं है, हो सकता है,
तो भैया हो सकता है वो अकाउंट्स अलाउ करता होगा, हम लोग अलाउ नहीं करते। हम लोग ये मानते हैं जब वो एक्सपेंडिचर एक्चुअली में हो गया है तभी माइनस करो, नहीं हुआ है तो अभी माइनस मत करो। तो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट तुमको वापस ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि तुम जो नेट प्रॉफिट ऊपर लिख के बैठे हो उसमें पीबीडीडी माइनस किया हुआ है। इनकम टैक्स बोलता है हम पीबीडीडी अलाउ नहीं करेंगे, आप इसको ऐड बैक कीजिए। तो आप प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट ऐड बैक करते हो। तो 3 आइटम अब तक ऐड बैक सीखे हम लोग। कोई पॉलिटिकल पार्टी को हम कोई चंदा देते हैं, कोई डिप्रिसिएशन का एक्सपेंडिचर जो अकाउंट्स के हिसाब से निकल कर आया है, और कोई प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ये तीनों ऐड बैक होगा। और एज पर इनकम टैक्स जो डिप्रिसिएशन आया है वो माइनस होगा। 4 आइटम डिस्कस कर लिए हम लोग। और हम एक दो एक्सपेंडिचर का बात कर लेते हैं। कोई भी अगर तुमको फाइन पेनल्टी लगाए रूल तोड़ने के लिए, यहां पर नहीं लिखा हुआ है नोट्स में, सामने स्क्रीन पे नहीं है, बट वो सम्स में आएगा, तो हम अभी वो 4-5 एक्सपेंडिचर का बात और कर ले रहे हैं। कोई भी फाइन पेनल्टी अगर तुमको लगा है तो ये तो तुम्हारा सजा है ना। तुम कोई रूल तोड़े, तुमको फाइन पेनल्टी लगा, ये तो तुम्हारा सजा है सर ना? नहीं मिलना चाहिए। हाँ, और तुम इसको एक्सपेंडिचर के रूप में माइनस करना का चाह रहे हो ताकि टैक्स कम हो जाए, तो ये तो तुम्हारा फायदा हो गया। फाइन पेनल्टी तो तुम्हारी गलती की सजा होती है, और तुम यहां पर एज एन एक्सपेंडिचर अगर उसको माइनस रख लेते हो तो गवर्नमेंट बोलना चाह रहा है वाह बेटा सजा में तुमको मजा मिल गया, तुमको टैक्स कम देना पड़ा, ये हम अलाउ नहीं करेंगे। तो कोई भी फाइन पेनल्टी अगर तुम पेमेंट कर रहे हो टैक्स का रूल तोड़ने के लिए, गवर्नमेंट का रूल तोड़ने के लिए, तो वो सब फाइन पेनल्टी डिपार्टमेंट बोलता है हम तुमको माइनस नहीं करने देंगे। तो अगर तुम्हारा नेट प्रॉफिट में वो माइनस किया हुआ है तो उसको वापस ऐड बैक कर लो। वेरी गुड। एक और आइटम पे आते हैं, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट आइटम है, आज के दुनिया में बहुत रेलेवेंट है, और इस पे भयानक डिबेट भी चल रहा है। एक कंपनी अगर 10,000 से बेसी का कैश पेमेंट करता है, 10,000 से बेसी का एक पार्टी को एक दिन में अगर कैश पेमेंट करता है, तो इनकम टैक्स बोलता है हम तुमको वो एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं करेंगे। चेक पेमेंट करना है चेक से करो, 10,000 से कम का पेमेंट तुम कैश में कर लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सर उसमें उसको क्या मतलब है सर, हम तो दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें बदमाशी क्या होता है ना मयंक, लोग फिर बड़ा बड़ा कैश पेमेंट करके एक्सपेंडिचर दिखाते रहते हैं, और कैश पेमेंट का कोई प्रूफ भी नहीं मिलता। सर। तो वो प्रूफ मांग सकता बट वो मना नहीं कर सकता तो ना सर। प्रूफ दोगे कैसे कि कैश में पेमेंट हुआ? हम कैसे मान ले तुम पेड किए? तुम झूठा वाउचर बना के रखे हो। सर उसके लिए तो फिर हमको आदमी बैठाना पड़ेगा। बोल नहीं तो आदमी क्या बैठाओगे? वो आदमी भी तो गलत डॉक्यूमेंट तो बना ही सकता है। नहीं, जिसको दिया वो उसको बैठाना पड़ेगा नहीं फिर। तो तुम तो ऐसा 100 आदमी खड़ा कर दोगे। तुम बाबू लेबर लोग को 100 खड़ा कर दोगे, बोलोगे उनको तो हम 15-15 हजार कैश में दिया था। सर लूप होल तो सब जगह होता है, बट ये तो गलत बात। इसीलिए इनकम टैक्स बोला हम 10,000 के ऊपर का कैश एक्सपेंडिचर अलाउ ही नहीं करेंगे तुमको, एक पार्टी को एक दिन में, एक बिल के अगेंस्ट में एक पार्टी को, एक दो लाइन पकड़ो, एक बिल के अगेंस्ट में एक पार्टी को। अब एक क्वेश्चन है सर। हाँ मान लीजिए 90,000 का माल खरीदा है, हाँ, और पार्टी मेरे को इंसिस्ट कर रहा है कि हम तुम पेमेंट करो और कैश में करो, तो हम करेगा क्या? तो नहीं करोगे तुम वो बिजनेस, वो डील नहीं करोगे। या फिर इसका लूप होल है थोड़ा चोरी का जगह, तुम 10 तो अलग अलग बिल बनाओ, और फिर ना उस पार्टी को अलग अलग दिन वो 10 बिल का पेमेंट करो। 90,000 का 10 बिल बनाओगे तो कितना बिल बनेगा पर बिल? 9,000। हाँ तुम एक पार्टी को एक दिन में एक बिल के अगेंस्ट में 10,000 से बेसी नहीं दे सकते, तो तुम 9 बिल बना लो 9,000 का, 10 बिल बना लो 9,000 का, फिर तोड़ के पेमेंट। तब हम उसको डिफरेंट डिफरेंट डेज पे डिफरेंट डिफरेंट डेट को पेमेंट दिखाओ, करती है कंपनियां वही सब। हालांकि अब हम बोला ना इस पे बहुत डिबेट चल रहा है, तो बाबू यही तो डिबेट चल रहा है ना कि ये 10,000 अमाउंट बहुत छोटा है, आज की डेट में 10,000 का पेमेंट बहुत छोटा है किसी बिजनेस के लिए, इसलिए इस लिमिट को गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए। यही डिबेट चल रहा है, ये लिमिट को गवर्नमेंट को इंक्रीज करना चाहिए, पुश कर देना चाहिए। तो सीधा सा नियम, अगर तुम कैश पेमेंट करते हो 10,000 से ऊपर का तो वो एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा। तो अब तक हम लोग क्या क्या चीज ऐड बैक सीखे?
पॉलिटिकल पार्टी को कोई चैरिटी डोनेशन देते एडवर्टीजमेंट के नाम पे, एडवर्टीजमेंट डेप्रिसिएशन, वेट, एज पर अकाउंट डिप्रिसिएशन ऐड बैक करो, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट ऐड बैक करो, फाइन पेनल्टी ऐड बैक करो, 10,000 से ऊपर का कैश पेमेंट ऐड बैक करो। अब बोलो, कुछ बोल रहे थे? नहीं सर, वही बोल रहा था। हाँ ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट आइटम का बात करते हैं। कुछ एक एक्सपेंडिचर ऐसा है जो अगर पेमेंट हुआ है तो ही माइनस करना, अगर अभी पेमेंट बाकी है तो माइनस नहीं करने देंगे। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, तुम अपने बिजनेस का प्रॉपर्टी के ऊपर अगर म्युनिसिपल टैक्स दे रहे हो, प्रॉपर्टी टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स देते हैं ना अपने फ्लैट के ऊपर, ओनरशिप घर होता है तो म्युनिसिपलिटी को टैक्स देना पड़ता है, ओनरशिप ऑफिस फैक्ट्री गोडाउन होता है तो म्युनिसिपलिटी को टैक्स देना पड़ता है। तो तुम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो पेमेंट्स कर रहे हो टैक्सेशन के नाम पे अलग अलग छोटा मोटा, वो सारे पेमेंट तुमको तभी एक्सपेंडिचर के रूप में अलाउ करने मिलेंगे अगर वो एक्चुअली में पेमेंट हुआ है। तो अगर अभी पेमेंट करना बाकी है और ईयर एंड हो चुका है तो वो इस साल अलाउ नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है, तुम अगले साल पे करो, अगले साल क्लेम कर लेना उसको एज एन एक्सपेंडिचर, लेकिन इस साल अलाउ नहीं करेंगे। यानी कुछ एक एक्सपेंडिचर पेमेंट बेसिस पे ही अलाउड है। अगर पेड हुआ है तो माइनस करने मिलेगा, पेड नहीं हुआ है तो माइनस करने नहीं मिलेगा। ये बात क्लियर है? हाँ सर। तो ये कुछ एक, अच्छा एक और पॉइंट बच जाते हैं, फिर हम इनकम की तरफ मूव करेंगे। एक और बहुत बढ़िया आइटम है, क्या था अभी दिमाग में था, अभी निकल गया, एक सेकंड रुको सोचने दो। हाँ, अगर मान लो कोई ऐसा पेमेंट है जिसपे तुमको टीडीएस काट के पेमेंट करना है। कई एक एक्सपेंडिचर ऐसा है जो तुम सेमेस्टर 5 में पढ़ोगे, एक चैप्टर है पूरा टीडीएस, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स। इसका मतलब क्या होता है? कई एक पेमेंट ऐसा है जिसपे गवर्नमेंट बोलता है कि तुम पे करते वक्त ही टैक्स काट लो, क्योंकि हम उस आदमी को कहाँ ढूंढेंगे, तुम टैक्स काट के उसके नाम पे जमा कर दो और बैलेंस उसको पेमेंट कर दो। जैसे तुम बैंक से इंटरेस्ट पाते हो ना, तो उस पर टीडीएस कट के मिलते हैं। अगर 1,000 रुपया से बेसी का इंटरेस्ट है तो टीडीएस काट के तुमको इंटरेस्ट मिलेगा। अब बैंक क्या करेगा, वो टीडीएस तुम्हारे नाम पे सरकार को जमा कर देगा। जब तुम अपना रिटर्न फाइल करोगे इनकम टैक्स का, तो तुम वहां पे दिखा देना कि मेरा इतना टीडीएस कटा हुआ है बैंक इंटरेस्ट पे। अगर तुम टैक्स लायबिलिटी में नहीं आते हो तो वो टीडीएस तुमको वापस मिल जाएगा। और अगर तुम्हारा टैक्स बन रहा है तो जितना टीडीएस कटा है उसको माइनस करके डिफरेंस टैक्स सरकार को जमा कर दो। यानी कई एक पेमेंट ऐसा है जिनमें टीडीएस काटना कंपलसरी है। जैसे रेंट के ऊपर टीडीएस कटता है, अगर 1,80,000 के ऊपर रेंट है साल का तो टीडीएस काट के पेमेंट करो। जैसे कोई कई एक कॉन्ट्रैक्ट है 194C में, उनमें तुमको टीडीएस काट के पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे सैलरी पे अपने एम्प्लॉय को जो तुम सैलरी देते हो उस पर टीडीएस काट के पेमेंट करो, अगर वो एम्प्लॉय इतना पैसा कमा रहा है कि उसको टैक्स देना पड़े। अगर वो तुम्हारा एम्प्लॉय इतना सैलरी कमा रहा है कि वो टैक्स के दायरे में आ जाएगा, मतलब वो 2.5 लाख से ज़्यादा का इनकम में आ जाएगा, तो उसका टीडीएस काट के पेमेंट करो। इंटरेस्ट एक बोला मैं एग्जांपल, फॉरेन में जो तुम पेमेंट करते हो इंडिया के बाहर, तो उस पर टीडीएस काट के पेमेंट करो, क्योंकि सरकार बोलता है हम कहाँ फॉरेन में उस आदमी को पकड़ते फिरेंगे कि वो इंडिया से कमा के गया तो इंडिया में टैक्स देगा। कहाँ, वो फॉरेनर कभी मिला ही नहीं तो इंडिया में दोबारा हमको। तो गवर्नमेंट बोलता है टीडीएस काट के पेमेंट करो। तो वेरियस एक्सपेंडिचर्स आर देयर ऑन विच टीडीएस नीड टू बी डिडक्टेड। अब अगर तुम बिना टीडीएस काटे पेमेंट कर दिए तो वो एक्सपेंडिचर पूरा का पूरा तुमको माइनस करने नहीं मिलेगा। हम एक एग्जांपल देते हैं। एक आर्किटेक्चर आया फॉरेन से और मेरा इंडिया में वो मशीन बनाने में मदद किया और 1 लाख रुपया अपना फीस लेकर गया। मान लो उस पर टीडीएस काटने का रूल है 10%, मान लो टीडीएस का रेट है, तो हमको क्या करना चाहिए था, 1 लाख का 10%, 10,000 रुपया काट के गवर्नमेंट को जमा करना चाहिए था और उस आदमी को 90,000 ही देना चाहिए था। तो तब हमको ये पूरा का पूरा 1 लाख एज एन एक्सपेंडिचर माइनस करने मिल जाता अपने प्रॉफिट से। लेकिन हम क्या गलती किए, हम पूरा 1 लाख पे कर दिए बिना टीडीएस काटे। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, अब ये पूरा 1 लाख का 1 लाख एक्सपेंडिचर जो हम एज एन एक्सपेंडिचर क्लेम करके बैठे हैं पूरा एड बैक कर देगा वापस। मतलब 10,000 नहीं काटे ना, उसका सजा भुगतो, पूरा 1 लाख का खर्चा तुम्हारा एड बैक हो जाएगा। यानी पूरा 1 लाख से तुम्हारा नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा और उस 1 लाख पे अब तुम टैक्स दो सरकार को। समझे?
यस सर। रिया प्रिया क्लियर है ये बात? जी सर। तो ये कुछ एक एक्सपेंडिचर था। एडवर्टीजमेंट टू पॉलिटिकल पार्टी, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, कुछ फाइन पेनल्टीज, कुछ पेमेंट ऑन कैश बेसिस, कुछ पेमेंट जहाँ पे टीडीएस कटना चाहिए, तो ये सब चीजें ऐड बैक करनी पड़ती है। अब आते हैं इनकम साइड के ऊपर। डिविडेंड कमाना क्या तुम्हारा बिजनेस इनकम है क्या? अगर तुम कहीं से डिविडेंड कमा नहीं रहे हो, सर। तुम्हारा बिजनेस मान लो स्टील का है, तुम्हारा स्टील का फैक्ट्री है या स्टील का या कपड़े का दुकान है, मतलब ट्रेडिंग करते हो तुम कपड़े का, या मिठाई का दुकान है, या स्टेशनरी का शॉप है, तुम किसी रिलायंस, टाटा, महिंद्रा, किसी भी कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर दिए और वहां से तुमको डिविडेंड मिल गया। तुम तो अपना पीएल बनाते वक्त बाई डिविडेंड रिसीव लिखते थे कि नहीं लिखते थे क्रेडिट साइड में? बनाते समय लिखते थे सर। यानी तुम उसको अपना, क्योंकि बिजनेस का पैसा लगा के कमाए हो इसलिए उसको बिजनेस इनकम मान लेते थे। यस सर। लेकिन इनकम टैक्स बोलता है क्या ये तुम्हारा पीजीबीपी का इनकम है, ये प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है? नहीं सर। डिविडेंड कमाना अदर सोर्स का इनकम है। देखो डिविडेंड कमाना ना तो सैलरी है, ना कैपिटल गेन है, ना तुम्हारा क्या बोलते हैं बिजनेस इनकम है, ना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। ये क्या है? अदर सोर्स का इनकम है। इसको वहां दिखाओ, पीजीबीपी में मत दिखाओ, बिजनेस इनकम बोल के इसको मत दिखाओ। तो इसीलिए क्या किया, देखो डिविडेंड को माइनस कर दिया। ठीक है? वैसे ही देखो बैंक इंटरेस्ट, तुम बैंक से जो इंटरेस्ट कमाए क्या ये तुम्हारा बिजनेस इनकम माना जाएगा? नहीं सर। तुम्हारा काम क्या इंटरेस्ट कमाने का था, लेकिन हो गया ये तो ऐसे ही कमाई। तो तुम तो इंटरेस्ट रिसीव लिखते हो पीएल के क्रेडिट में, लेकिन इनकम टैक्स बोला हम अलाउ नहीं करेंगे, तो तुम ऐड बैक किया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, एक एसेट पड़ा था ऐसे ही, हम बेच दिए उठा के, क्या ये तुम्हारा डे टू डे बिजनेस इनकम है? उस पर प्रॉफिट जो हो गया, बोलो क्या ये तुम्हारा डे टू डे बिजनेस इनकम है? नहीं सर। नहीं है। तो अब क्या सर करोगे? बट अगर मेरा मशीन का ही धन मतलब बिजनेस हो तब अलग बात, तब बेटा उसको स्टॉक बोलते, फिर उसको एसेट बेचना नहीं बोलते। वो तो इन्वेंट्री हो अरे गया। मशीन का ही बिजनेस होता वो तुम्हारा स्टॉक कहलाता, इन्वेंट्री कहलाता, फिर वो तुम्हारा एसेट नहीं कहलाता। हम यहाँ पे बोले तुम एसेट बेच के कोई प्रॉफिट कमा लिए, क्या तुम्हारा काम एसेट बेचना था? नहीं। तो यानी तुम एसेट बेच के प्रॉफिट कमाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाएगा, कैपिटल गेन माना जाएगा। एसेट बेच के पैसा कमाते हो, कैपिटल गेन हो गया ना। हाँ सर। तो यहाँ पर क्या बोला, उसको लेस कर दो क्योंकि वो तुम्हारा बिजनेस इनकम नहीं है। और वैसे अगर लॉस हो जाता तो ऐड बैक करते, क्योंकि वो तुम्हारे बिजनेस का लॉस नहीं है, तो तुम लॉस माइनस करके बैठे हो, तो अब ठीक करने के लिए ऐड बैक करो। प्रॉफिट तुम ऐड बैक करके ऐड करके बैठे हो, तो ठीक करने के लिए माइनस करो। तो ये कुछ एक आइटम है जिनको तुमको एडजस्ट करना पड़ा। आखिरी चीज देख लो, डेप्रिसिएशन एज पर आईटी एक्ट माइनस करने दिया, वो बात अपने कर ही चुके। उसके बाद एक बात और लिखा है, एडजस्टमेंट फॉर चेंज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। कभी कभी क्या होता है ना मयंक, रिया प्रिया मयंक, कभी कभी क्या होता है, हम लोग अपने ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा वैल्यू पे दिखा देते हैं या फिर कम वैल्यू पे दिखा देते हैं। हम चार बात करेगा अभी आपके साथ, चार इंपॉर्टेंट बात करेगा हम। नंबर 1, अगर हम ओपनिंग स्टॉक गलती से ज्यादा दिखा दिया तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया कि घट गया? ओपनिंग स्टॉक सोच के बोलना आराम से, ओपनिंग स्टॉक हम गलती से ज्यादा दिखा दिया तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया सर। क्या हो गया? गिरा है सर। गिर गया, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में होता है। डेबिट साइड खर्चा है सर। साइड है, ये डेबिट साइड खर्चे का साइड है। तो अगर खर्चा बढ़ गया मतलब प्रॉफिट कम हो गए। तो अभी गलती को कैसे सुधारोगे? प्रॉफिट कम हुआ है, ठीक करने के लिए क्या करोगे? तो सर ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे, वेरी गुड। वैसे अगर सर वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक के साथ होता तो पूरा ही उल्टा हो जाता। वेट, मैं कितना हड़बड़ी किस बात का है? हम बोला ना हम चार बात करेगा, हम अब तक पहला बात की है। ओपनिंग स्टॉक गलती से ज्यादा दिखा दिए थे, यानी एक्सपेंडिचर ज्यादा दिखा दिए, मतलब प्रॉफिट कम हो गया, अभी ठीक करने के लिए ऐड बैक करो। अगर यही उल्टा होता, ओपनिंग स्टॉक गलती से कम दिखा दिए, तो खर्चा अगर हम कम दिखाए हैं तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा? बढ़ गया, हाई हो गया सर। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करोगे? माइनस। माइनस। तो ओपनिंग स्टॉक का बात हो गया। अब आ जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक पे। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है ट्रेडिंग अकाउंट के,
और क्रेडिट साइड इनकम साइड होता है मेरा। क्लोजिंग स्टॉक गलती से ज्यादा दिखा दी, ओवर वैल्यू कर दिया, ओवर वैल्यू। तो सर मेरा तो प्रॉफिट ज्यादा, उसको कम करने के लिए माइनस करना होगा। हाँ, प्रॉफिट गलती से ज्यादा हो गया, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया मतलब इनकम बढ़ गया, इनकम बढ़ गया मतलब नेट प्रॉफिट बढ़ गया। नेट प्रॉफिट को अब गलती ठीक करने के लिए माइनस करो। वैसे ही अगर क्लोजिंग स्टॉक गलती से कम दिखा दिए तो प्रॉफिट कम दिखा दिए, अभी ठीक करने के लिए ऐड बैक करो। तो ओपनिंग स्टॉक अगर ज़्यादा दिखा दिए हैं तो माइनस करो, ओपनिंग स्टॉक अगर कम दिखा दिए हैं तो ऐड बैक करो। क्लोजिंग स्टॉक अगर ज़्यादा दिखा दिए हैं तो माइनस करो, और क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा दिए हैं तो ऐड बैक करो। क्लियर है ये बात? गलती सुधारना है आपको, गलती सुधारना है, सीधा ऐसे। और ये ओपनिंग स्टॉक किधर आता है वो देख लो, और क्लोजिंग स्टॉक किधर आता है वो देख लो। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है यानी एक्सपेंडिचर साइड है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता है मतलब इनकम साइड है। क्लियर है रिया प्रिया? जी सर क्लियर है। तो बेटा अगर ये सब ट्रीटमेंट जब हम कर लें, और कुछ और ट्रीटमेंट है लेकिन वो सम्स में आएगा तभी बात करते हुए चलेंगे, तो आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। हाँ, एक और बहुत बढ़िया आइटम था जो मिस हो जाता अभी बोलते बोलते। अगर हम कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर को अकाउंट्स में दिखा दिए, पर्सनल एक्सपेंडिचर मेरा माइनस किया हुआ है, उस गलती को सुधारने के लिए क्या करेंगे? इनकम टैक्स बोलता है तुम्हारा पर्सनल एक्सपेंडिचर हम बिजनेस में माइनस करने नहीं देंगे। इनकम टैक्स बोलता है तुम्हारा पर्सनल एक्सपेंडिचर बिजनेस में माइनस करने नहीं देंगे, और तुम माइनस करके बैठे हो, अब क्या करोगे? प्लस कर देंगे सर उसको। वेरी गुड, ऐड बैक कर देंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम था जो हर सम में रिपीट होगा। तो जो आपके हर सम में रिपीट हो सकता है बीकॉम लेवल पे, हम उन सब का बात कर लिया मोटा मोटी। अब और 4-5 आइटम आपको केवल सम्स में ही एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अब जो आएगा वो मेरा नेट प्रॉफिट एज पर बिजनेस एंड प्रोफेशन होगा। यहां तक क्लियर है? जी सर क्लियर है। क्लियर है सर। देखो जैसे एक सम देखते हैं, पहले आज एक सम देखते हैं और उसके बाद हम आपको मौका देंगे, आप घर में पहले रिवीजन कर लो इस वीडियो को अच्छे से, फिर आप लोग कल हम लोग और डिटेल में सम्स करेंगे। देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ श्री राज प्रोप्राइटर ऑफ राज एंटरप्राइज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट shows a profit of 1,50,000। मिस्टर राज है, उसके बिजनेस का नाम है राज एंटरप्राइज, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है और वो रेडीमेड गारमेंट के बिजनेस में है। उसका इस साल का अकाउंट्स का प्रॉफिट कितना बता रहे हैं? देखो लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस का 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए एज पर अकाउंट दिखा रहा है। और आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे के रखा है, मिस्टर राज को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला 5,000 रुपया। क्या अपने ही बिजनेस से सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ओनर इंटरेस्ट चार्ज करता है क्या? नहीं करता सर, पार्टनरशिप में होता है। अपने ही पॉकेट पे, तुम अपने ही पॉकेट से अपना ही कमाई थोड़ी लोगे। एक पॉकेट से निकाल के दूसरा पॉकेट में पैसा डालने को इनकम या एक्सपेंडिचर नहीं मानते। तो ये अलाउड होना चाहिए था क्या? नहीं सर। लेकिन तुम माइनस करके बैठे हो, तब तुम क्या करोगे? ऐड बैक कर देंगे सर। देखो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड बैक किया 5,000। नेक्स्ट आइटम, परचेज ऑफ गुड्स 12,000 फ्रॉम हिज यंगर ब्रदर इन कैश। तुम 12,000 का गुड्स खरीदे हो अपने बड़े भाई से कैश देके। नहीं सर। वेट करो। हाउएवर मार्केट वैल्यू ऑफ सच गुड्स इज 9,000। उन गुड्स का बाजार का दाम 9,000 है, यानी तुम 3,000 जानबूझ के एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो। हाँ। और किसको पेमेंट कर रहे हो? अपना भाई को ही कर रहे हो। यानी तुम्हारा रिलेशनशिप है। हाँ। यानी ये एक तरीके से तुम जानबूझ के बिजनेस में एक्सपेंडिचर हाई दिखाना चाहते हो ताकि टैक्स कम देना पड़े। हाँ। देखो अगर बाहर से बाजार से खरीदे होते और वहां ज्यादा पेमेंट भी कर दिए होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि बाजार में तो हो ही सकता है ना दुकानदार हमसे ज्यादा ले लिया। लेकिन जब अपने रिलेशन में, ये नया आइटम है, ये अपने वहां बात नहीं किए थे फॉर्मेट डिस्कस करते वक्त, तो तुम अगर अपने रिलेटिव्स या अपने ही कोई दूसरे बिजनेस से अगर हाई प्राइस पे आइटम खरीद रहे हो जबकि मार्केट प्राइस उसका कम है,
तो जितना डिफरेंस पे कियो, इनकम टैक्स बोलता है हम उसको तुम्हारा एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे, ये तो तुम बदमाशी करने के लिए कियो ताकि टैक्स कम देना पड़े। तो ये 3000 क्या करेंगे? एड बैक। वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे किया पेमेंट टू रिलेटिव इन एक्सेस ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स, 3000 रुपये एड बैक कर दिया। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया 1 लाख विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, बिना नहीं मिलेगा सर, पूरा एड का बैक पूरा कर 1 दीजिए। लाख क्या होगा? एड बैक। पूरा का पूरा एड बैक। ये देखो 1 लाख पूरा का पूरा इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस एड बैक कर दिया। पेनल्टी पेड टू गवर्नमेंट फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न, हम जीएसटी रिटर्न लगाने में देरी कर दिए थे जिसके कारण गवर्नमेंट को हमको 5000 रुपया का पेनल्टी देना पड़ा। नहीं करेगा सर, एड बैक कर दीजिए। हाँ, क्योंकि हम पहले करे थे पेनल्टी वगैरह अलाउड नहीं होता, नहीं होता। एड बैक कर दिए। नेक्स्ट बोला पेनल्टी पेड टू कस्टमर फॉर नॉन फिलिंग ऑफ ऑर्डर विद इन टाइम 10,000 रुपीज, हम अपने कस्टमर को 10,000 रुपया का पेनल्टी दिए क्योंकि हम उसको ऑर्डर टाइमली नहीं दे पाए थे। नहीं सर, इसमें भी एड बैक होगा। नहीं बेटा, ये एड बैक नहीं होगा। हम उस समय क्या बोले थे, गवर्नमेंट को कोई पेनल्टी फाइन भरती हो तो कस्टमर को पेनल्टी देना सर बट इसमें भी तो गलती मेरी है। नहीं नहीं, गलती का बात नहीं है बेटा, ये तो नॉर्मल बिजनेस का ट्रांजैक्शन में ये सब फॉल्ट तो होंगे। ये नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन का पेनल्टी है। हम बार बार बोला, रिपीट भी कर देता है यहाँ पे, गवर्नमेंट को कोई पेमेंट के लिए तुमको पेनल्टी देना पड़ा, वो तुम्हारा जुर्म है, वो तुम्हारा जुर्म है। और जुर्म में फायदा नहीं मिलता, वो तुम्हारा क्राइम है, क्राइम में फायदा नहीं मिलता। लेकिन कस्टमर्स के साथ लेन देन, सप्लायर के साथ लेन देन, इसमें बिजनेस का डिफॉल्ट होता रहता है। मैं ये नॉर्मल डे टू डे बिजनेस का बात ही है। ऐसा बहुत बार होगा मयंक, तुम कस्टमर को टाइमली ऑर्डर नहीं दे पाओगे। ऐसा बहुत बार होगा मयंक जहाँ तुम सप्लायर को टाइमली पेमेंट नहीं दे पाए और वो पहले ही बोल दिया था अगर टाइमली पैसा नहीं मिला तो हम एक्स्ट्रा पैसा लेंगे। कस्टमर पहले ही बोल दिया था अगर टाइमली ऑर्डर नहीं मिला तो हम इतना रुपया कम देंगे तुमको। होता है ना वो, हमें ऐसे तुम पिज्जा मंगवाते हो तो 30 मिनट में पिज्जा नहीं आया तो फ्री पिज्जा, फ्री। तो ये कंपनी का एक्सपेंडिचर की तरह माना जाएगा मयंक। अब तुमको फ्री में पिज्जा मिला लेकिन कंपनी का तो खर्चा लग गया ना। हाँ सर। तो कंपनी उसको अपने पीएल में दिखा सकता है, वो उसका नॉर्मल सर बट ये कैसे हो सकता है, इसका तो गलती कंपनी का, मेरा थोड़ी ना। तो तेरा कहाँ बोला, तेरे को तो फ्री में पिज्जा मिला। हाँ। और कंपनी वो पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर अपने बुक्स में दिखाएगा, क्या मेरा गलती के कारण मेरे को चूना लग गया। ठीक सर। इनकम नहीं दिखाएगा, एक्सपेंडिचर दिखाएगा पूरा का पूरा। मान ले 100 रुपया का पिज्जा था और तुमको फ्री में देना पड़ गया, कंपनी तुमको फ्री में दिया क्योंकि वो डिलीवरी करने में लेट हो गया था, तो वो अपने बुक्स में 100 रुपया का एक्सपेंडिचर लॉस दिखाएगा। तो कस्टमर को, सप्लायर को, इनको देने में गलती हो तो फिर ठीक है, वो अलाउड है। लेकिन गवर्नमेंट को कोई पेनल्टी देते हो तो वो डिसअलाउ होगा। रिया प्रिया, क्लियर है ये बात? जी सर, क्लियर है। चलो ठीक है। नेक्स्ट वाला आइटम बहुत मजेदार है। बेड डेट ₹1 लाख, मनी हैज बीन एडवांस फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। हम एक बिल्डिंग खरीदने के लिए एडवांस पैसा दिए थे 1 लाख रुपया और वो बेड डेट हो गया, वो डूब गया। क्या ये एज एन एक्सपेंडिचर दिखाना अलाउड है? बिल्डिंग खरीदना था, बेटा पैसा डाल। नॉर्मल बेड डेट किसका होता है? डेटर का ना। हाँ, वो अलाउड होता है ना बेटा। ये तो क्रेडिटर है। नहीं, ये क्रेडिटर का बात नहीं है, खाली ये तुम्हारा स्टॉक का लेन देन में बेड डेट नहीं हुआ है। ये तुम्हारा डे टू डे नॉर्मल बेड डेट नहीं है बिजनेस का। समझे मेरा बात? यस सर। ये तुम्हारा नॉर्मल बेड डेट नहीं है बिजनेस का, जिसका तुम्हारा गुड्स का लेन देन में बेड डेट लग गया। ये ऐसा बेड डेट है जो अदर देन नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन की तरह लग रहा है। ये तुमको अलाउड नहीं करेगा, नहीं मिलेगा। अगला वाला आइटम तुम्हारे लिए नया है और बहुत काम का है। एक सेकंड रुको। हाँ, ये अगला वाला आइटम पढ़ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब डे टू डे खर्चा कियो, फैमिली प्लानिंग में एंड द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के लिए कुछ खर्चा कियो। क्या ये नॉर्मल खर्चा लग रहा है कि नॉर्मल खर्चा नहीं लग रहा है? नहीं है सर, नॉर्मल खर्चा। क्यों नहीं है
है बेटा, एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए कुछ भी करो, बिजनेस का नॉर्मल खर्चा ही तो है। सर बट हर बार थोड़ी ना होता। अरे रेकरिंग नॉन रेकरिंग कौन बोला? एम्प्लॉइज को क्या हर बार रेकरिंग ही पेमेंट करते हो? बोनस तो साल में एक ही बार देते हो, क्या बोनस को बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं मानोगे? मानेंगे सर। तो वैसे ही एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए कुछ खर्चा कर रहे हो वो अलाउड है। हाँ, अगला वाला बहुत मस्त है। प्रीमियम पेड ऑन हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय 6000 इन कैश। मिलना चाहिए सर, क्योंकि 10,000 का लिमिट है। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, ये इस चैप्टर का नहीं है, हम इसीलिए बोला था ना कई एक बात आपका सम्स करते वक्त आएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लेना कहीं पर भी। इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जब भी भरोगे ना, अपने मेडिकल हेल्थ के लिए जो इंश्योरेंस लेते हो उसके लिए एक कंपलसरी रूल है, हमेशा चेक में पेमेंट होना चाहिए, तभी उसको एक्सपेंडिचर मानोगे, नहीं तो। ये बात अपने नोट कर लो, ये बात अगले चैप्टर में भी काम आएगा, डिडक्शन चैप्टर जब पढ़ोगे। मेडिकल इंश्योरेंस का जब भी पेमेंट करो हमेशा चेक से पेमेंट किया तो ही एक्सपेंडिचर अलाउड होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस दिया कि नहीं दिया? हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ द एम्प्लॉय दिया है, बट सर कैश में दिया तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल, हालांकि देखो 10,000 से कम का अमाउंट था, मिल सकता था अगर ये कैश मेडिकल इंश्योरेंस की जगह कोई और इंश्योरेंस होता ना तो मिल जाता। हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस, स्टॉक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, तब मिल जाता। लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस में तुमको तभी छूट मिलेगा जब तुम चेक, मतलब अदर देन कैश कुछ भी पेमेंट करो, एनईएफटी करो, चेक से पेमेंट दो, ऑनलाइन ट्रांसफर करो, लेकिन कैश से मत दो। इसीलिए ना बिजनेस में लोग हमेशा ध्यान रखते हैं, और हम लोग पर्सनली भी ध्यान रखते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम कभी भी कैश से पेमेंट नहीं करते, हमेशा चेक से देते हैं। अच्छा, प्रीमियम ऑन हेल्थ ऑफ रिलेटिव 6,000 रुपीज इन चेक मिलेगा? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? रिलेटिव का है ना सर, बिजनेस से रिलेटेड थोड़ा। ये तो पर्सनल एक्सपेंडिचर हो गया है ना, ये तो हाँ पर्सनल एक्सपेंडिचर हो गया, इसको ऐड बैक करो। रिलेटिव का बिजनेस से कोई लेना देना थोड़ी ना है। हाँ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 12,000 रुपया। तुम अपने एम्प्लॉय के लिए पीएफ में दो जगह से पैसा जाता है ना, एम्प्लॉय का सैलरी से कट के भी जाता है और खुद का जाता है। खुद के जेब से भी जाता है। तो तुम 12,000 का प्रोविडेंट फंड में 12,000 रुपया जमा कियो, 1/2 ऑफ द अमाउंट इज पेड आफ्टर ड्यू डेट, आधा अमाउंट ड्यू डेट के बाद दियो। अलाउड होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए सर, बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। बिल्कुल होगा, पूरा अलाउड है। एम्प्लॉयड कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, ये मिलेगा? एम्प्लॉय का नहीं सर, नहीं मिल सकता। ये तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर ही नहीं है, तुम तो एम्प्लॉय के सैलरी से काट के जमा किए, उसी का पैसा उसी को दे रहा है सर। हाँ, ये तो तुम एम्प्लॉय का सैलरी से काट के जमा किए, तुम्हारे बिजनेस का तो एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। हाँ ये अलाउड नहीं होगा, इसको ऐड बैक करो। इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स, हमको इंटरेस्ट देना पड़ा क्योंकि हम प्रोफेशनल टैक्स को पे करने नहीं सर, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपका गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट का क्राइम है। ऐड बैक हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10,000, 5,000 इज नॉट पेड टिल ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। 10,000 नहीं मिलेगा। स्टेट बैंक को लोन चुकाए, उसमें से 5,000 अब तक चुकाए नहीं है, मतलब 5,000 चुका दिए, 5,000 नहीं चुकाए, तो जितना चुकाए हैं उतना ही माइनस करने मिलेगा। ज्यादा में एक बात बोल रहा था कि कुछ आइटम ऐसा है जो कैश बेसिस पे मिलता है केवल, उनमें से बैंक इंटरेस्ट एक चीज है। बैंक इंटरेस्ट, गवर्नमेंट को पेमेंट, ये करोगे तो ही छूट मिलेगा, अगर नहीं किए हो तो छूट। सर बट इस केस में हमको नेक्स्ट ईयर मिल सकता है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब पे करोगे नेक्स्ट ईयर तो नेक्स्ट ईयर क्लेम कर लेना, ठीक है। अगला वाला आइटम मस्त है, इंटरेस्ट ऑन लेट रिफंड फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तुम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ज्यादा टैक्स दे दिए थे तो तुमको वापस मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए। पैसा हुआ क्या, डिपार्टमेंट तुमको देने में लेट किया, इसलिए डिपार्टमेंट तुमको इंटरेस्ट दिया। हाँ तो सर उसमें मिलेगा छूट। हाँ, ये नहीं, इसमें छूट क्या मिलेगा बेटा, ये तो तुम्हारा इनकम हो जाएगा ना अलग से। क्या ये तुम्हारा बिजनेस इनकम माना जाएगा? नहीं सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हाँ, तो इनकम ये ऐड बैक हुआ होगा, इसको क्या करोगे ठीक करने के लिए? माइनस, क्योंकि ये डिपार्टमेंट का गलती है, मेरा नहीं। हाँ, सेल इंक्लूड सेल टू राज,
यानी खुद को ही बेचो 10,000 का सामान, जिसका नहीं cost मिलेगा है, सर। जिसका कॉस्ट है 8,000, मार्केट प्राइस है 12,000। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। कितना माइनस, कितना ऐड बैक करोगे, 8,000 की 10,000? मार्केट रेट करेंगे सर। नहीं, कॉस्ट कॉस्ट। बेटा बिजनेस में प्रॉफिट कैसे बुक कर लोगे, ना प्रॉफिट ना लॉस, पूरा कॉस्ट ऐड बैक कर दोगे। ठीक सर। लास्ट आइटम, he received 80,000 from a debtor at a time in cash। एक डेटर से 80,000 रुपया मिला है, वो भी कैश में। नहीं सर, 10,000 से ज्यादा दे ही नहीं सकता। हाँ, 10,000 से ज्यादा रिसीव या पे दोनों ही नहीं कर सकते, तो ये भी एड बैक हो जाएगा। he recovers of bad debt 10,000। पिछला साल का बैड डेट था जो इस साल रिकवरी हुआ, मिलेगा सर। बिल्कुल 10,000 है। हाँ, और आखिरी आइटम दिया डेप्रिसिएशन 20,000 अलाउड एज पर सेक्शन 32। मतलब इनकम टैक्स तुमको 20,000 का डेप्रिसिएशन अलाउ कर रहा है, मिलेगा। 20,000 माइनस करोगे तो देखो यहाँ पर पेनल्टी ऐड बैक किया, बैड डेट ऐड किया, प्रीमियम ऐड बैक किया, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ ऐड बैक किया, इंटरेस्ट ऑन लोन आधा ऐड बैक किया, खुद को खुद जो माल बेचा था 8,000 का कॉस्ट ऐड बैक किया, एज पर इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस किया जो इनकम टैक्स अलाउ कर रहा है, खुद को जो माल बेचा 10,000 का जो इनकम दिखा रहे हो बुक्स में वो भी लेस कर दिया, क्योंकि ऐसा कोई इनकम भी तो नहीं हुआ, खुद से खुद कमाई नहीं कर सकते, तो इनकम भी माइनस कर लिया, कॉस्ट भी ऐड बैक कर लिया। बैड डेट का रिकवरी हुआ वो लेस किया क्योंकि वो तुम्हारा बिजनेस इनकम नहीं था। और वैसे ही तुमको इनकम टैक्स से जो 500 रुपया वापस मिला उसको भी लेस किए क्योंकि वो तुम्हारा बिजनेस इनकम नहीं है। तो अल्टीमेटली मेरा 3,60,500 रुपया प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस आया। तो देखो हम कितना प्रॉफिट दिखा के बैठे थे एज पर अकाउंट्स 1.5 लाख, यानी हमको टैक्स नहीं देना पड़ता ना, हाँ सर। 1 लाख के नीचे होते। ये 250 के नीचे होता तो कुछ नहीं लगता। हाँ, लेकिन देखो जैसे ये लोग ठीक करवाया प्रॉफिट, कितना फिगर आ गया, 3 लाख आ गया, उसको देना पड़ेगा 5%। 60,000, तो 2.5 लाख के ऊपर से उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसीलिए इनकम टैक्स बोलता है ये कई एक चीज है जो हम तुमको अलाउ नहीं करेंगे।